किस्मत बदलते देखा है, ये वक्त बदलते देखा है, दुनिया बदलते देखा है। एक सेकंड, आपने क्या क्या देखा? किस्मत को बदलते देखा, वक्त को बदलते देखा, दुनिया को बदलते देखा। खुद को बदलिएगा कब? खुद को बदलते हुए कब देखिएगा? तो आइए अब हम लोग खुद को बदल। स्वागत है आपका अपना ब्यूटीफुल सा चैनल NRN ट्यूटोरियल में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर्स में क्लास 9th की केमिस्ट्री। हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री से। तो क्लास 9th की केमिस्ट्री से हम लोग शुरुआत करेंगे। देखते हैं, आइए हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं ये केमिस्ट्री की मिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो क्लास 9 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो क्या है। पहला चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर्स में हम लोग देख लेते हैं कि इस वाले फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, क्या क्या किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैटर, व्हाट इज़ मैटर, एंशिएंट एंड मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द मैटर। सेकेंड सीट जो होगा वो होगा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। तो चलिए बारी बारी से हम लोग इन मैटर्स के बारे में स्टडी करते हैं। जो हम लोगों का पहला जो टॉपिक है वो क्या है? मैटर। तो हम लोगों का पहला टॉपिक क्या है? मैटर। पुराने अगर हम लोग थोड़े एंशिएंट टाइम की बात करें तो एंशिएंट ज़माने के साइंटिस्ट क्या सोचते थे मैटर्स के बारे में? वो सोचते ये थे कि एवरीथिंग, हर एक वो चीज़ जिसे हम अपने नेकेड आई, नंगी आंखों से देख पाए, महसूस कर पाए, टच कर पाए, उसे हम लोग मैटर बोलेंगे। हमारे यूनिवर्स में आसपास में जितने भी वैरायटी के चीज़ें दिख रही है जिसे हम लोग टच कर पा रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। उन्होंने इस चीज़ को मैटर कहा था, और कहा था उन्होंने कि ये जो मैटर्स हैं पंच तत्व से मिलकर बना है। किससे? पंच तत्व से मिलकर। पंच तत्व के अंतर्गत क्या सब आते हैं? तो पंच तत्व के अंतर्गत आते हैं अर्थ, एयर, स्काई, फायर एंड वाटर। इन जो मैटर को उन्होंने जो पहले बोला था कि ये पंच तत्व से मिलकर बना है, मैटर क्या है? एक पंच तत्व है। तो उन्होंने बताया था ये। तो आइए देख लेते हैं मैटर का डेफिनेशन। जो मैटर का मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, पहले देखेंगे हम लोग एंशिएंट डेफिनेशन के बारे में। एंशिएंट डेफिनेशन क्या था मैटर का वो देख लेते हैं। क्या है मैटर? एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, साथ साथ आप लोग लिखते भी जाइए, इन दिस यूनिवर्स विच वी कैन सी, कॉमा, फील एंड टच इज कॉल्ड एज मैटर। क्या? मैटर, इसी को बोलेंगे। उन्होंने इसके बारे में एक और चीज़ बोला था कि मैटर जो है क्या है? एक पंच तत्व से मिलकर बना है। क्या आता है ये? पंच तत्व के अंतर्गत क्या आते हैं उसको पहले देख लिया जाए। पंच तत्व के अंतर्गत क्या सब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो इसको एक बार देख लेते हैं। पंच तत्व के अंतर्गत क्या आता है? अर्थ आता है, एयर आता है, फायर आता है, स्काई आता है एंड वाटर। उन्होंने बोला था कि हर एक मैटर ये पंच तत्व से मिलकर बना है, जिनके अंतर्गत क्या आता है? अर्थ, एयर, फायर, स्काई एंड वाटर। ये तो हो गई आपकी
एंशियंट जो टाइम में हमारे साइंटिस्ट जो कुछ कैलकुलेशंस किए थे मैटर के बारे में वो था। अब देखते हैं इसका मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। मॉडर्न डेफिनेशन के अनुसार हम लोग मैटर को इस तरीके से डिफाइन करेंगे। मैटर अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशन क्या, एनीथिंग, देखिए इसका डेफिनेशन बहुत ही खूबसूरत सा डेफिनेशन है। एनीथिंग विच हैव सम मास and occupy space is called as matter। मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहता है, हर वो चीज जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो उसको हम लोग मैटर बोल देंगे। एक सेकेंड। तो मैटर के अंतर्गत क्या, इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, देख लेते हैं एग्जांपल्स को। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, क्या एयर को अपन मैटर बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हैं। क्या वाटर को बोल सकते हैं मैटर? हाँ, बोल सकते हैं। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, मैटर। इस पेन की बात करें तो पेन भी क्या है, मैटर है। बुक क्या है, मैटर है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ETC लिख लेते हैं। यदि अपन बात करें फीलिंग्स की, फीलिंग्स और हैटर्ड मीन्स क्या होता है, फीलिंग, हैटर्ड छोड़ दीजिए, लाफ्टर लिखिए, LAUGSTR, लाफ्टर। क्या, लाफ्टर, LAUGHTER, फीलिंग्स। इन दोनों पे विशेष चर्चा करेंगे। एक और चीज लिख लेते हैं, थॉट। क्या एक और चीज है, थॉट। इस पे हम लोग अभी विशेष चर्चा करेंगे। मान लेते हैं आप एक सुंदर सा, बहुत स्मार्ट सा पुरुष हैं, कहीं पे जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक सुंदर सी कन्या मिल गई। क्या होगा, आपके अंदर में एक थॉट होगा, उनको देखकर एक थॉट डेवलप होगा। तो क्या अपन उस थॉट को मैटर बोल पाएंगे क्या? सोचिए, बोल पाएंगे? थॉट डेवलप होने के बाद और भी बहुत कुछ होता है, आपको भी होता है, नेचुरल सी चीज़ है, होगा। यदि आप पुरुष हैं तो नारी को देख के होगा, यदि आप नारी हैं तो पुरुष को देख के होगा, नेचुरल सी चीज़ें हैं। देखते हैं, थॉट डेवलप होने के बाद फीलिंग्स आती है, कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स आती है भैया। आपने क्या बोला, एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। क्या, यदि अपन आशिकों को छोड़ दें तो अब जनरल जो बातें करा जाए तो फीलिंग्स और थॉट्स को अपन मैटर नहीं बोल पाएंगे। क्यों? इसके पास मास तो बात नहीं, मास की तो बात ही नहीं है भैया, इसमें तो मास है ही नहीं। छोड़िए, अब ऑक्युपाई स्पेस में मैंने आशिक की बात क्यों बोला, क्योंकि आशिक लोग कहेंगे कि मेरे दिल में वो बसी हुई है। तो बसी हुई है, इसको कहने का मतलब क्या है, उसके दिल में वो बैठी हुई है, कुछ ना कुछ तो जगह ली होगी ना। यस, ली होगी। तो उसके लिए तो भैया फीलिंग भी हो जाएंगे मैटर, लेकिन दिल में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सारे के सारे क्या है, मोह माया है। तो फीलिंग्स को अपन मैटर नहीं कहेंगे, थॉट को भी मैटर नहीं कहेंगे। अब बचा लाफ्टर, हंसी मजाक। आप किसी जोकर को देख लेते हैं, किसी सर्कस में जाते हैं तो आपको हंसी आती है, मजा आता है। क्या उस मजाक का कोई मास है क्या, उसका कोई स्पेस ऑक्युपाई करता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। तो लाफ्टर भी आपका क्या हो जाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे, मैटर के कैटेगरी में नहीं आएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ मैटर? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इरेज कर दें, इसको कर देते हैं, इरेज कर दें, इसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो टॉपिक था वो था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। क्या था? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर, अच्छा, मैटर की बात कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं भैया कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल नेचर कब पढ़ेंगे?
पढ़ेंगे पढ़ेंगे, शांत रहिए, अभी वो अगले चैप्टर में है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, अगला चैप्टर जस्ट आने वाला है, तो उसमें अपन पढ़ेंगे केमिकल नेचर ऑफ मैटर। ये जो चैप्टर है बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करेगा किस पे? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पे। किस पे? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पे। तो चलिए अगला टॉपिक जो आपका है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, वो डील कर लेते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ये क्या कहता है भैया? फिजिकल नेचर मीन्स फिजिकल से कुछ थोड़ा अजीब फीलिंग आ रहा होगा ना कुछ। फिजिकल यानी कि इसकी कलर के बारे में बात कर लिया जाए, इसकी शेप के बारे में बात कर लिया जाए, या फिर इसके साइज की बात कर लिया जाए, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? फिजिकल नेचर के अंतर्गत। साइंटिस्टों ने क्या कहा? उन्होंने बोला, साइंटिस्टों ने बोला क्या? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोला उन्होंने? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे यदि अपन इस बॉडी की बात करें, किसी भी ह्यूमन बीइंग या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी कैसे बनती है? सबसे पहले क्या? सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से किसी एक बॉडी पार्ट्स, और इस बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करके क्या बना जाता है? पूरे एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से एक मैटर जो बना है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। यदि अपन इस रूम की ही बात कर लें तो रूम के कई रूम जो पहले कंप्लीट हुआ, कैसे कंप्लीट हुआ? एक एक वॉल्स बनाया गया। वॉल्स किससे मिलकर बना है? ब्रिक्स से मिलकर बना है। किससे? ब्रिक्स से। तो वॉल ब्रिक्स को अपन क्या कंसिडर करते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वॉल। उसी तरीके से अपन पार्टिकल को भी क्या कंसिडर कर सकते हैं? पार्टिकल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में क्या है? यहाँ इतना तक क्लियर हुआ। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये समझ में आया? दूसरे लाइन में अपन लिख सकते हैं पार्टिकल इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। पार्टिकल इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर यानी कि हर एक मैटर छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं। किससे? छोटे छोटे कण से मिलकर किसी एक मैटर का फॉर्मेशन होता है। यही है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो आइए अगला चीज़ समझते हैं क्या है। अगला जो इस लेक्चर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है जो हम लोग अभी इसको डील करेंगे। वो है अभी जो हम लोग डील करने जा रहे हैं, यह टॉपिक इस लेक्चर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक होगा। अभी जो हम लोग डील करने के लिए जा रहे हैं, यह टॉपिक इस लेक्चर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगला जो टॉपिक है क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें अपन किसी भी मैटर के इसमें अपन बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है? किसी भी चीज़ों की विशेषताएं क्या है। जैसे आपसे पूछे आपकी विशेषताएं क्या है, आपकी विशेषता कुछ, आपकी भी तो कुछ ना कुछ विशेषता होगी ना। उसी तरीके से मैटर के पार्टिकल्स की भी कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। उसी को अपन जा रहे हैं अभी डील करने के लिए। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर का वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे। पार्टिकल्स ऑफ, आप भी आपको भी जो अभी जो लेक्चर देख रहे हैं, इसको केवल देखना नहीं है, अपने नोटबुक में से अपने नोटबुक में से नोट भी करते जाना है, ताकि आपको रिवाइज करने के लिए फ्यूचर में रिवाइज करने के लिए आसान हो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल।
ये इतनी बड़ी अंग्रेजी हमें समझ में नहीं आती, तो इसे आसान भाषा में समझने के लिए अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। किसकी? एक फेस्टिवल की, और वो फेस्टिवल है क्या? कलर का फेस्टिवल, दैट इज़ होली। तो होली का एग्जाम्पल लेते हैं। होली में अपन क्या करते हैं, एक बकेट लेते हैं और उस बकेट में पानी भरते हैं, और पानी में क्या करते हैं, रंग डिजॉल्व करते हैं, कोई ना कोई एक कलर डिजॉल्व करते हैं। आप क्या करते हैं, एक बकेट पानी लेते हैं और उसमें थोड़ा सा कलर डालते हैं तो पूरे बकेट के पानी को कलरफुल कर देता है। ऐसा आपने देखा होगा, और ये प्रत्येक साल आप लोग एंजॉय भी करते होंगे होली, ये होली फेस्टिवल को आप प्रत्येक साल एंजॉय भी करते होंगे। तो वहाँ से इसको समझने में काफ़ी आसान हो जाएगी इस लाइन को। क्या करते हैं, आप एक बकेट पानी लेते हैं और उसमें थोड़ा सा कलर डालते हैं तो पूरे वाटर को क्या कर देता है, कलरफुल कर देता है, करता है ना। फिर से क्या कीजिए, ये मान लेते हैं ये कलरफुल हो गया पूरा, इसमें क्या डाले हैं, थोड़ा सा पिंक कलर डाले हैं, कोई एक कलर डाल लेते हैं। अपन थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अगर केमिकल कंपाउंड की बात कर लिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी। तो बात करते हैं इसमें पोटेशियम परमैंगनेट की। किसकी? पोटेशियम परमैंगनेट। इसकी भी कलर जो होती है ना, थोड़ी थोड़ी पर्पल होती है, और जैसे जैसे ये लाइट कलर में आ जाता है तो ये हो जाता है पिंक कलर। कैसा होता है? पिंक। पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें, यदि पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4। इसको अपन याद करते हैं कैसे, देखिए इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 12 तक के केमिस्ट्री में भी आता है, पी ब्लॉक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है पोटेशियम पी ब्लॉक नहीं, सॉरी डी ब्लॉक की केमिस्ट्री में आता है पोटेशियम परमैंगनेट। इसको याद करने का तरीका, इसका केमिकल फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, KMnO4 है ना, मीन्स इसको पढ़िए आप कमीनो4। क्या पढ़ना है? कमीनो4। याद रहेगा? पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या? कमीनो4। क्या याद रहेगा? याद रहेगा। क्या करते हैं आप, समझते हैं इसको। एक बकेट आपने फुल बकेट वाटर लिया और उसमें थोड़ा सा कमीनो4 डाला, तो इस फुल बकेट ऑफ वाटर को क्या कर दिया इन्होंने, कलरफुल कर दिया। अब आप क्या करो, इसमें से 100 ml कलरफुल वाटर लीजिए और दूसरे बकेट में डालिए। क्या कीजिए, दूसरे बकेट में डालिए जो कि वाटर से फुल है। ये इसको इसमें डालना है, इस बकेट में से निकाल के इसमें डालना है। तो आप फिर से ऑब्जर्व करिएगा, क्या इस बकेट के भी वाटर कलरफुल हो गए। और ये प्रोसेस आप नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते जाइए। क्या करते जाइए? नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते जाइए। लास्ट में भी आप पाएंगे क्या, आप जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, लास्ट में आपको पूरा वाटर कैसा दिखता है? कलरफुल दिखता है। हो क्या रहा है बेसिकली इसमें ये हो रहा है कि मैटर के पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे कि जिसके कारण क्या होता है, पूरे बकेट के वाटर को क्या कर देता है, कलरफुल कर देता है। तो यहाँ से याद रहेगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। याद करने का तरीका क्या है, आप याद रखो होली में क्या करते हैं, रंग गुलाल खूब खेलते हैं और कलर वगैरह खूब खेलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, उससे आप रिलेट करके याद रखोगे तो ज़्यादा दिन तक ये याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स की, वो है कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं 2 एग्जांपल लूंगा। पहला एग्जांपल, तो आप मान लेते हैं कि क्लास में बैठे हुए हैं, बेंच पे, किसी एक बेंच पे आप बैठे हुए हैं, किसी एक बेंच पे बैठे हुए हैं। मान लेते हैं यहाँ पे है कोई ए नाम का लड़का, उसके बगल में है बी नाम का कोई लड़का, उसके बगल में सी नाम का। इस तरीके से ये पूरा बेंच भरा हुआ है। इतना बड़ा बेंच नहीं, पूरा बेंच क्या है, ये भरा हुआ है। तो आप जब बेंच पे बैठते हो, आप 2 लोगों के बीच में कुछ ना कुछ तो स्पेस होता है ना, वहाँ से इसको रिलेट कीजिए। अब मजा आएगा पढ़ने में, याद रखने में मजा आएगा। 2 लोगों के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। सेम उसी तरीके से मैटर का भी पार्टिकल में होता है। क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो कोई मैटर है, किसी भी मैटर को उठा लीजिए, उसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है, स्पेस होता है। यहाँ से
एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप हम लोग लेंगे शुगर वाटर सॉल्यूशन का। आप क्या करो, एक गिलास क्या लो, वाटर लो, एक गिलास वाटर लीजिए आप, और वाटर लेवल को आप मेजर कर लीजिए। पहले क्या कर लीजिए, मेजर कर लीजिए। यहाँ तक वाटर है इसमें। आप क्या कीजिए, इसमें 100 ग्राम शुगर डिजोल्व कीजिए। क्या करना है, 100 ग्राम शुगर डिजोल्व करना है। शुगर इसमें डिजोल्व करिए और इसको तब तक किसी स्टिक से स्टार करते रहिए, स्टायरिंग करते रहिए किसी स्टिक से, तब तक इसको स्टायरिंग करते रहिए जब तक कि शुगर 100% डिजोल्व ना हो जाए। डिजोल्व होने के बाद आप फिर से इस वाटर के लेवल को मेजर कीजिए, तो आप पाओगे क्या, इस वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। क्या चक्कर चल रहा है इसमें, इंक्रीज क्यों नहीं हुआ भाई? इंक्रीज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं और शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, उन दोनों मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रह जाता है, कुछ ना कुछ स्पेस खाली रहता है। तो शुगर ने बोला वाटर से, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए। क्या कर लीजिए, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए। तो वाटर भी खुश, बोला आ जाइए, मैं रखने के लिए तैयार हूँ। जिसके कारण क्या हुआ, इसे एक्स्ट्रा घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। इसके कारण इसका लेवल राइज नहीं हुआ। समझ में आया? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यहाँ तक के लिए। अगला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये क्या है ये क्या है जी, कंटिन्यूअसली मूविंग। आइदर दे have some kinetic energy, they have some kinetic energy। अब थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होता है किसी भी बॉडी का, मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है, उसकी मास है m किलोग्राम, और वो किसी एक वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर ये अभी समझ में नहीं आ रहा है तो अगला चैप्टर से फिक्स अपन बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे समझेंगे इसको डिटेल में। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे समझेंगे। अभी थोड़ा सा जानकारी के लिए रख लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के वेलोसिटी के कारण, किसी भी बॉडी के स्पीड के कारण जो एनर्जी बॉडी की होती है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आइए केमिस्ट्री की बात करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग मीन्स, आप इसको इस तरीके से रिलेट कर पाओ। आप एक क्या किसी अगरबत्ती लीजिए, क्या करना है, अगरबत्ती लाना है, उसको कमरे के किसी कॉर्नर में जला के रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे क्या, उस अगरबत्ती की स्मेल, इंसेंस स्टिक की स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा कैसे हो गया? कोई उस स्मेल को पकड़ के तो चारों तरफ कमरे में नहीं ना बिखेर दिया, नहीं, वो खुद ब खुद फैल गया। यहाँ से हम लोग यहीं से पता कर पाते हैं क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यानी कि उस पार्टिकल्स के जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, वो मेटल के जो पार्टिकल्स हैं, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब भैया आपके पास यदि काइनेटिक एनर्जी रहेगी तो आप अस्थिर थोड़ी रहिएगा, आप चाहिएगा कि हम इधर जाए, वाइब्रेट हो जाए। अब ये काइनेटिक एनर्जी आया कहाँ से, इसको समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी आया कहाँ से? काइनेटिक एनर्जी आया, अब ये काइनेटिक एनर्जी आया कहाँ से भैया? देखिए, काइनेटिक एनर्जी आया, आप क्या किए, इंसेंस स्टिक को जलाए एक तरीके से, उसको आपने क्या दिया, हीट एनर्जी दिया, और वही हीट एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गया, इसमें काइनेटिक एनर्जी में। आया समझ में? ये कैसे इसको याद रखेंगे? अगरबत्ती के स्मेल से। कैसे? अगरबत्ती के स्मेल से। चलिए अब अगला टॉपिक डील करते हैं। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में अगला क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल का। चलिए पहले इसको समझते हैं, उसके बाद लिखेंगे इसके बारे में। आप क्या करते हो इसको समझने के लिए,
आप इस तरीके से समझो इसे। आप क्या कहीं मेले में जाते हो, यदि आप पुरुष हो तो ऑब्वियसली है मेले में जाओगे तो सुंदर सुंदर कन्याओं को देख के अट्रैक्ट होगे ना, होगे। ये नेचुरल फेनोमेना है भैया, होता है। यदि आप स्त्री हो तो आप सुंदर सुंदर पुरुष को देख के अट्रैक्ट होगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये अट्रैक्शन केवल आप में ही नहीं होता है, ये अट्रैक्शन नेचर के हर एक चीजों में होती है। ठीक उसी प्रकार से ये अट्रैक्शन मैटर के पार्टिकल के बीच भी होती है। यदि अपन इस पेन की बात करें, यदि इस पेन के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन नहीं होती, इस पेन के पार्टिकल्स में यदि अट्रैक्शन नहीं होती तो ये पेन एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, पार्टिकल्स के, मैटर के जो पार्टिकल एक दूसरे से किसी ना किसी फोर्स के कारण बंधे रहते हैं, जिसके कारण किसी ना किसी मैटर का क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है। आया समझ में? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आया समझ में? चलिए अब इसको अपन यहीं तक रखेंगे और इसके बाद अपन अब अगला वीडियो में बात करेंगे। क्या बात करेंगे इसमें अगला वीडियो में, तो इस वीडियो को यहीं तक पॉज करते हैं। अब अगला वीडियो में बात करेंगे कुछ ना कुछ इसमें। अब हम लोग डिफ्यूजन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो क्या है, डिफ्यूजन। तो सबसे पहले डिफ्यूजन वर्ड को लेकर लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन रहता है। तो आइए सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर कर देते हैं। मिसकंसेप्शन ये रहता है कि स्टूडेंट्स सोच के रखते हैं माइंड में कि डिफ्यूजन केवल गैसेस के अंदर होती है। किसके अंदर? गैसेस के अंदर होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। डिफ्यूजन गैसेस में भी होती है, लिक्विड में भी होती है और सॉलिड में भी होती है। मैटर का जो जनरल 3 स्टेट्स है, उन तीनों स्टेट्स के अंदर डिफ्यूजन होती है। ये अलग बात है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस में सबसे ज़्यादा होती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो गैसेस स्टेट में जो मैटर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद लिक्विड में उससे थोड़े कम और सॉलिड में, लिक्विड में उससे थोड़े कम और सॉलिड में सबसे कम। सॉलिड स्टेट में जो डिफ्यूजन होती है वो सबसे कम होती है। याद रखना है डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड में, डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होती है, गैसेस में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। जो मिसकंसेप्शन रहता है वो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं, बात करते हैं डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन मीन्स होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज नोन एज डिफ्यूजन। मीन्स 2 डिफरेंट टाइप्स के मैटर के जो पार्टिकल्स एक दूसरे में इंटरमिक्सिंग करते हैं। इंटरमिक्सिंग करने का मतलब समझते हैं, मिल जाते हैं, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। यदि अपन एग्जांपल लेते हैं, बर्निंग इंसेंस स्टिक की स्मेल, ये क्या हो जाता है, उसका स्मेल एयर में डिफ्यूज हो जाता है। उसके बाद एग्जांपल लेते हैं कुकिंग फूड की। कुकिंग फूड भी किसका एग्जांपल है, कुकिंग फूड का जो स्मेल है वो भी किसका एग्जांपल है, किसके थ्रू हम लोगों के पास पहुंचता है, डिफ्यूजन के थ्रू। तो आइए डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। डिफ्यूजन के बारे में क्या लिखते हैं, डिफ्यूजन इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग। क्या? इंटरमिक्सिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ intermixing of particles of different types of matter. Different types, intermixing of different types of matter. क्लियर हुआ सब? डिफ्यूजन होता क्या है। एग्जाम्पल इसके क्या सब हो सकते हैं। एग्जाम्पल,
एरोमा मीन्स क्या होता है? एरोमा ऑफ हॉट सिजलिंग फूड। एरोमा ऑफ हॉट सिजलिंग फूड हो गया। स्मेल ऑफ बर्निंग स्टिक, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल आए? एग्जाम्पल्स हैं डिफ्यूजन को। बर्निंग इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक आया समझ में? डिफ्यूजन, डिफ्यूजन लिक्विड में भी, डिफ्यूजन जो होता है वो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेस में होता है। इसके बारे में डिटेल में स्टडी करा जाता है क्लास 11th में। तो हम लोग अभी डिस्कशन नहीं करेंगे कि सॉलिड में कैसे डिफ्यूजन होता है और लिक्विड में कैसे होता है और गैसेस में। इसके बाद जस्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो है ब्राउनियन मूवमेंट या फिर ब्राउनियन मोशन। तो आइए उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? ब्राउनियन मूवमेंट basically this is the term given by a scientist named रॉबर्ट ब्राउन। क्या? रॉबर्ट ब्राउन। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या? ब्राउनियन मूवमेंट या फिर ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मूवमेंट गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन, ब्रैकेट में लिख देता हूं, समझ जाइएगा, रॉबर्ट ब्राउन। सबसे पहले इसको समझते हैं डेली लाइफ से रिलेट करके। ब्राउनियन मोशन या फिर ब्राउनियन मूवमेंट, आप किसी एक मॉस्किटो के मोशन को मॉस्किटो के मोशन को एनालाइज कभी किया है? यदि आप उसको एनालाइज कीजिएगा तो आप देखिएगा कि वो किसी एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन पाथ में वो मूव नहीं करता। उसकी डायरेक्शन हमेशा हर एक सेकेंड के इंटरवल पर चेंज होती रहती है। जैसे मान लेते हैं कोई एक मच्छर है, पहले इस डायरेक्शन में जा रहा हो, तुरंत वो अपना डायरेक्शन चेंज करके इधर कर लेगी, उसके बाद फिर से इधर, इस टाइप से वो अपना डायरेक्शन बदलते रहती है। इस टाइप से उसका एक फिक्स्ड पाथ नहीं है। जैसे तो इस टाइप के मोशन को अपन क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन या फिर जिगजैग मोशन भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स अगर इसको डिफाइन करा जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे अपन? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर in a zigzag path is called as Brownian motion। अगर इसको पिक्टोरियली देखा जाए तो मान लेते हैं यदि कोई पार्टिकल इधर यहाँ पे है और ये मूव करके यहाँ पे आया, कुछ देर के बाद ये मूव करके इधर आया, कुछ देर के बाद इधर आया, कुछ देर के बाद इधर, कुछ देर के बाद इधर, इस टाइप से जो मोशन होते रहता है, इसको अपन किस टाइप का मोशन बोलेंगे? ब्राउनियन मोशन बोलेंगे। ऐसे समझ में? याद कैसे रखेंगे ब्राउनियन मोशन को? याद रखेंगे मच्छर के मोशन से इसको उससे रिलेट करके याद रखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? ब्राउनियन मोशन, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ जिगजैग पाथ, उसका कोई पाथ फिक्स नहीं है, यानी कि वो कोई एक फिक्स्ड स्ट्रेट पाथ में मोशन नहीं करता है। दैट इज नोन एज द ब्राउनियन मूवमेंट। दिस इज द टर्म गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट ब्राउन। इसको याद रखना है, हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि डिफ्यूजन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। यदि हम लोग किसी भी बॉडी का या फिर किसी पार्टिकल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डिफ्यूजन पे क्या फर्क पड़ता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? अपन उसमें हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और यदि अपन हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उस बॉडी का क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हीट एनर्जी सप्लाई करने से क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा।
पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, या फिर दूसरे वर्ड में कह सकते हैं पार्टिकल अपना पोजीशन छोड़ना स्टार्ट, अपना पोजीशन छोड़ने लगे, छोड़ के दूसरे पोजीशन पे जाने लगेगा। यानी कि उसमें एक तरीके से क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और जब भी किसी भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तो उस बॉडी की टेंडेंसी हो जाती है क्या, मूव करने की। यदि आप में भी अगर काइनेटिक एनर्जी आ जाए, आपको यदि किसी वेलोसिटी से दौड़ाया, कोई भी बॉडी मूव क्यों करती है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। इसलिए यदि किसी भी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तो उस बॉडी को मूव करने की टेंडेंसी मिल जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, डिफ्यूजन होने लगता है। इस कारण डिफ्यूजन होता है। अब जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे मीन्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा इतना।